हाय दोस्तों, एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल राज लेक्चर में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछले लेक्चर में ऐसे वाक्यों को ट्रांसफॉर्म किया था जिनमें एडवर्ब टू का प्रयोग होता है। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। और आज के इस वीडियो के जिसको भी पीडीएफ चाहिए वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इसकी लिंक। तो जाइए आप उसको डाउनलोड कीजिए और अपने नोट्स में लिख लीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना। तो इसके कुछ नियम हैं, हम इनके नियम को एक एक करके देखेंगे। पहला नियम है हमारा, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में बदलते समय यदि नॉट दिया गया हो तो उसे हटा देते हैं एवं नॉट ना होने पर नॉट लगा देते हैं। ओके, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाकर उसमें यदि नोट दिया हो तो उसे लगा देंगे, दिया हो तो उसे हटा देंगे, और यदि ना दिया हो तो उसको लगा देते हैं। और इस रूल 1 का प्रयोग हम जितने भी नियम आएंगे उन सभी नियमों में रूल नंबर 1 का प्रयोग होगा। ये आपको बात याद रख लेनी है। केवल असर्टिव सेंटेंस में जब हम असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करेंगे तभी हम इस रूल नंबर 1 को, सभी जितने भी आगे रूल आएंगे असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करने वाले जितने भी नियम आएंगे उन सभी नियमों में हम रूल नंबर 1 का प्रयोग जरूर करेंगे। तो कि इस नियम को आप अच्छी तरह से याद कर लें। तो हम इसका एक उदाहरण देखते हैं। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी घूमती है। तो अब हम इसका पहले इंट्रोगेटिव बनाएंगे। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आती है। तो यहाँ क्या आएगा, इज द अर्थ, इज द अर्थ। अब यहाँ पर हमारा नॉट नहीं दिया है तो हम इसमें नॉट लगा देंगे, इज द अर्थ नॉट राउंड। और एक विशेष बात, इसमें क्वेश्चन मार्क असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में जब भी हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है वो अवश्य आएगा, तो इसको लगाना ना भूलें। तो अब इनका हम अर्थ निकाल के देखें। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी घूमती है। इज द अर्थ नॉट राउंड, क्या पृथ्वी नहीं घूमती अर्थात घूमती है। तो इन दोनों का अर्थ क्या है, सेम है। तो इसलिए ओके, तो हमारा जो दूसरा उदाहरण है क्या है, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र नहीं हो। तो अब हम इसको पहले ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए पहले हम इसका इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आर है उसको सब्जेक्ट के पहले रखेंगे, आर यू, और जो नॉट है इसमें दिया है तो इससे हटा देंगे। तो आर यू माई फ्रेंड, और क्वेश्चन मार्क। तो अब देखो इनका क्या अर्थ है, यू आर नॉट माई फ्रेंड, तुम मेरे मित्र नहीं हो। और इसका अर्थ निकला आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे मित्र हो अर्थात नहीं। तो इसका जो उदाहरण है ये पूरा होता है। अब हमारा दूसरा नियम क्या कहता है, यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी का प्रयोग हुआ हो तो इनके स्थान पर हु का प्रयोग कर देते हैं। यदि हमारे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी का प्रयोग हुआ हो तो इनके स्थान पर क्या करते हैं, हु। चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। पहला हमारा उदाहरण है, एवरीवन नोज मी इन द सिटी, प्रत्येक व्यक्ति मुझे इस शहर में जानता है। तो इसका क्या बनेगा,
तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट में क्या आया, एवरीवन। तो इस एवरीवन के स्थान पर क्या लिख दिए हम, हु। अब यहाँ पर जो हमारी जो सेंटेंस कौन सा है हमारा, यहाँ पर नोज यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो इस और चूंकि यहाँ पर नॉट नहीं लगा तो इसमें हम क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे, क्योंकि हमने पहले रूल में क्या पढ़ा था कि यदि किसी सेंटेंस में नॉट लगा हो तो उसे हटा देंगे, तथा यदि लगा नहीं हो तो उसको लगा देंगे। तो यहाँ पर लगा नहीं है, इसे हम लगाएंगे। तो इसका क्या बनेगा, नेगेटिव हु डज नॉट, चूँकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य है इसलिए हु डज नॉट नो मी इन द सिटी। तो इसका क्या अर्थ है, और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। तो इसका क्या अर्थ हुआ, कौन है जो मुझे इस शहर में नहीं जानता, अर्थात सबको ही जानता है। तो अब यहाँ हमारा दूसरा उदाहरण आता है, नो वन विल इन्वाइट यू टू द पार्टी। किसी ने भी तुम्हें इस पार्टी में नहीं बुलाया। तो अब इसको हम करेंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या सब्जेक्ट में क्या आया, नो वन। तो हम क्या करेंगे, हु का प्रयोग, हु। अब चूंकि ये यहाँ पर नॉट नहीं है और जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल, तो ये कौन सा सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस में नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, हु विल नॉट। नॉट यहाँ पर इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पर नॉट नहीं है, यदि होता तो हटा देते। ओके, तो हु विल नॉट इनवाइट सॉरी इसमें हमारा नॉट नहीं आएगा। नॉट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हमारा यहाँ नो पहले से लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारा नॉट नहीं आएगा। ओके, तो हु विल इनवाइट यू टू द पार्टी और क्वेश्चन मार्क। तो इसका क्या है, कौन है जिसने तुम्हें इस पार्टी में बुलाया, अर्थात किसी ने नहीं बुलाया। तो हमारा जो दूसरा उदाहरण भी कंप्लीट होता है। तो हमारा तीसरा उदाहरण है, नो वन हैज बीन सीन द वाइंड। नो वन हैज सीन द वाइंड, हैज बीन सीन द वाइंड, किसी ने भी हवा को नहीं देखा है। तो इसका हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। तो क्या होगा, नो वन है इसलिए यहाँ पर हु लग जाएगा। चूंकि यहाँ पर नो ऑलरेडी दिया रखा है तो हम यहाँ पर नो यहाँ नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें नो दिया है। तो इसको इसमें अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें हम नॉट को हटा देंगे। तो हु हैज बीन सीन द वाइंड और क्वेश्चन मार्क। इसका क्या, कौन है जिसने हवा को देखा, अर्थात किसी ने नहीं देखा। तो इन दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम आया। तीसरा उदाहरण है हमारा, तीसरा रूल है हमारा, यदि किसी सेंटेंस में उपरोक्त शब्दों का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में, उपरोक्त यानी जो हमारे क्या है, एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी, इन शब्दों का प्रयोग यदि किसमें ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो इंटेरोगेटिव बनाते समय हुम के प्रयोग से वाक्य प्रारंभ करते हैं। यदि एवरीवन, एवरीबडी, नो वन, नोबडी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हो तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हम हुम शब्द से प्रारंभ कर, वाक्य को हुम शब्द से प्रारंभ करते हैं। तो इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण हमारा है, माई मदर हेल्प्स एवरीवन, मेरी माँ हर किसी की मदद करती है। तो इसका क्या बनेगा, पहले इसको हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हुम शब्द से प्रयोग करेंगे। तो हुम, अब यहाँ पर नॉट दिया है और ना ही और नॉट दिया है, और इसमें जो हमारा टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो क्या आएगा, हुम डज माई मदर नॉट, हुम डज माई मदर नॉट हेल्प,
क्वेश्चन मार्क। मेरी माँ किसकी मदद नहीं करती, अर्थात सभी की करती हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला उदाहरण होता है। यहाँ पर हमारा दूसरा उदाहरण है, योर फ्रेंड हैड बीटन नो वन। तो यहाँ पर क्या है, नो, नो ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पर नॉट दिया है तो इसमें हम नॉट हटा देंगे। तो हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो नो वन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में दिया है तो हम हुम का प्रयोग करेंगे। हुम चूँकि हैड है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हम यहाँ हैड का प्रयोग यहाँ करेंगे। हुम हैड योर फ्रेंड नो दे रखा है ऑलरेडी, तो हमें यहाँ हटा देंगे। तो whom had your friend beaten। तुम्हारे मित्र ने किसको पीटा है, अर्थात किसी को नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो तीसरा नियम है वो समाप्त होता है। और अब हमारा जो चौथा नियम है वो हम देखते हैं। यदि एवरी और नो के साथ कोई अन्य ऑब्जेक्ट हो या नाउन हो तो उस सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाते समय विच प्लस नाउन से वाक्य को प्रारंभ करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा एवरी और नो के साथ क्या क्या नहीं आएगा, बडी नहीं आएगा, क्योंकि हमने पहले पिछले दो रूल पढ़े हैं जिसमें हमारे एवरी के साथ बडी आता था या नो के साथ बडी आता था। लेकिन अब जो हमारे सेंटेंस आएंगे उनमें क्या होगा, एवरी और नो के साथ कोई ऑब्जेक्ट जुड़ा होगा या कोई नाउन जुड़ा होगा, उसमें बड़ी लिखकर नहीं आएगा। तो ऐसे वाक्यों को हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तो किससे, विच प्लस नाउन से वाक्य को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए इसको हम उदाहरण के माध्यम से देखें। उदाहरण हमारा, नो स्टूडेंट कैन सॉल्व इट। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या आएगा, सब्जेक्ट के रूम में, सॉरी ऑब्जेक्ट, इस एवरी और नो के साथ क्या आया हमारा, इस नो स्टूडेंट, नाउन आई हमारी, स्टूडेंट हमारी नाउन है, नो स्टूडेंट, तो हमारा क्या, नो के साथ एक नाउन आया, जैसा कि हमारे दिया है इस रूल में, एवरी और नो के साथ कोई ऑब्जेक्ट या नाउन हो, तो यहाँ पर नाउन है, तो इसको हम क्या करेंगे, विच प्लस नाउन से स्टार्ट करेंगे। तो विच लिख दिया। अब स्टूडेंट हमारी नाउन है तो स्टूडेंट विच स्टूडेंट कैन, नो ऑलरेडी दिया रखा था तो हम यहाँ पर नॉट हटा देंगे। यहाँ जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इससे नॉट हटा देंगे, तो यहाँ पर हम नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो विच स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, और हमारा क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, नो स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, कोई भी विद्यार्थी इसको हल नहीं कर सकता। और विच स्टूडेंट कैन सॉल्व इट, कौन सा विद्यार्थी है जो इसे हल कर सकता है, अर्थात कोई नहीं। तो इन दोनों का अर्थ बिल्कुल सेम आया। और जो हमारा दूसरा उदाहरण है वो है, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल शुड रिस्पेक्ट द एल्डर्स, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो यहाँ पर एवरी दो बार आया है, लेकिन हमें केवल एक ही बार एवरी को समझना है और विच को केवल एक ही बार लिखना है। तो क्या इस कैसे लिखेंगे, विच बॉय एंड गर्ल, इन दोनों को हमने साथ में लिख दिया है, विच बॉय एंड गर्ल। अब यहाँ पर शुड हेल्पिंग वाला है। अब यहाँ पर हम नोट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें नोट नहीं दिया गया, और हमने पहले रूल में क्या पढ़ा था, यदि सेंटेंस में नोट दिया हो तो उसे हटा देंगे और नहीं दिया हो तो उसे लगा देंगे। तो यहाँ पर नहीं दिया है तो हमने यहाँ नोट लगा दिया। तो विच बॉय एंड गर्ल शुड नॉट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। क्वेश्चन मार्क। तो इसका अर्थ क्या निकला, एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल शुड रिस्पेक्ट द एल्डर, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की को
अपने बड़ों के का सम्मान करना चाहिए। और इसका अर्थ क्या निकला, कौन कौन सा लड़का, कौन से लड़के और कौन से लड़की को अपने बड़ों की का सम्मान नहीं करना चाहिए, अर्थात सभी को करना चाहिए। तो दोनों का अर्थ एक ही निकला। दोस्तों हमारा 5वां रूल है, यदि किसी सेंटेंस में समय प्रकट करने वाले शब्द जैसे कि ऑलवेज, नेवर, एवरी टाइम का प्रयोग हुआ हो तो वहन के प्रयोग से वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाते हैं। ठीक है, तो हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। उदाहरण है हमारा, आई ऑलवेज हेल्प द नाउ। क्या है, आई ऑलवेज हेल्प द पुअर, मैं हमेशा गरीबों की मदद करता हूँ। तो इसका जो हम क्या है, इसमें ऑलवेज हमेशा यानी समय प्रकट कर रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, वैन का प्रयोग करेंगे। तो वैन चूंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट वाक्य है तो वैन, और ये द्विवचन है तो यहाँ पर क्या आएगा, यानी बहुवचन है तो यहाँ पर क्या आएगा, वैन डू आई। और यहाँ पर जो नॉट का प्रयोग नहीं हुआ है तो हम इसमें नॉट का प्रयोग करेंगे, वैन डू आई नॉट हेल्प द पुअर। तो इसका अर्थ क्या निकला, और क्वेश्चन मार्क, इसका अर्थ निकला मैं गरीबों की मदद कब नहीं करता हूँ, अर्थात हर समय हमेशा करता हूँ। तो दोनों का अर्थ समान निकला। अब जो हमारा दूसरा उदाहरण है वो है, यू विल नेवर अपोज मी, तुम मेरा विरोध कभी नहीं करोगे, तुम मेरा विरोध कभी नहीं करोगे। तो अब हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो नेवर का प्रयोग हुआ है, और नेवर का प्रयोग हो, चाहे ऑलवेज का प्रयोग हो, चाहे एवरी टाइम का प्रयोग हो, तो हम किसका प्रयोग, किससे वाक्य को प्रारंभ करेंगे, वैन से। तो वैन लिखेंगे हमें, वैन। अब चूंकि है फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है और इसमें हमें नेवर यानी कभी नहीं, यानी नॉट का प्रयोग ऑलरेडी हो रखा है, तो हम इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। नेवर में नॉट ऑलरेडी छुपा रहता है, इसलिए हम जब इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे इंट्रोगेटिव में तो हम इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो क्या बनेगा, व्हेन विल यू अपोज मी, अपोज मीन्स विरोध करना होता है, और क्वेश्चन मार्क। दोस्तों क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो हो गया हमारा। तो अब इसका हम अर्थ निकाल के देखें, यू विल नेवर अपोज मी, तुम मेरा विरोध कभी नहीं करोगे, और व्हेन विल यू अपोज मी, तुम मेरा विरोध कब कब करोगे, अर्थात कभी नहीं। तो हमारा यहाँ जो है सारे रूल निपट चुके हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि आप जब तक आप इन सेंटेंसों की जो है एक्सरसाइज है वो तब तक हल नहीं करेंगे, आपको इसके कोई भी नियम याद नहीं होंगे और आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो आप इसके एक्सरसाइज ज़रूर हल करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक अच्छे इसके अगले वाले भाग की। अगले वाले इसमें क्या आएगा, डिग्री आएगी, डिग्रियों को ट्रांसफॉर्म करना, तो इसमें हम कई नियमों को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सो गाइस, गुड बाय।